Today's our topic is electromotive force of a cell. किसी सेल का विद्युत वाहक बल किसको बोलते हैं, आज का हमारा ये टॉपिक है। और उसके साथ ही साथ बेटा आज हम ये भी स्टडी करेंगे कि किसी सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, क्योंकि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर ये करीब करीब एक ही चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। तो हम उन दोनों को क्लियर करेंगे आज कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल, और सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। उसके लिए आप सभी को याद होगा लास्ट क्लास में भी हमने सेल का एक नॉर्मल फिगर डायग्राम बना के रखा हुआ है। आज लास्ट क्लास में भी आपने ये पढ़ा हुआ है, मैं फिर से एक बार याद दिला दूं। ये एक बर्तन में हमने इसमें एक घोल भर लिया है और इस घोल को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जिसे आप विद्युत अपघट्य कहा जाता है। और ये दो मेटल प्लेट्स इसमें रहती हैं, जिनमें से एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस पूरे सिस्टम में ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ये की लगी हुई है, जिसके हेल्प से हम जब चाहें सर्किट में करंट को ऑन कर सकते हैं या जब चाहें तो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को ऑफ कर सकते हैं। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया कि करंट की डायरेक्शन सेल के बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर सेल की डायरेक्शन होगी। करंट आई मैंने मान ली, और अंदर जब आ जाएंगे सेल के अंदर, तो सेल के अंदर करंट की डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होती है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। और इस तरह से पूरा का पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है ऐसे। तो सेल के बाहर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल और सेल के अंदर करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होती है। हमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझना है। मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम EMF कहते हैं, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो, M स्टैंड्स फॉर मोटिव और F स्टैंड्स फॉर फोर्स। सो इन शॉर्ट वी कैन से इट EMF। ओके, ये मैंने एक छोटा सा फिगर बना के रखा हुआ है, इसी का एक बड़ा सिंपल सा आपको केवल समझाने के लिए, जिसमें से ये जो चीज मैंने बनाई है, दिस इज सोर्स ऑफ वोल्टेज, दैट इज बैटरी सेल, ये मैंने बनाई हुई है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये सारे चार्जेस हैं। आपने पढ़ रखा है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं सर्किट के बाहर, तो वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ऐसा फ्लो होते हैं। ये मैंने चार्जेस बना लिए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऐसे फ्लो हो रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। ठीक है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मैंने बना दिए और ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होते हैं। यहां बीच में मैंने कुछ भी लगा दिया, अपना एक लोड लगा दिया। लोड क्या होगा हमारे लिए, फैन, आपका अगर मोबाइल फोन चार्ज कर रहे हैं तो मोबाइल फोन, आपका टेलीविजन अगर लगाया है तो टेलीविजन, ये सारी चीजें हमारा लोड होती हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहां से चल के ऐसा इसके अंदर से जाते हैं और जो भी इस मशीन का, जो भी इस लोड का मैकेनिज्म है, उसके मुताबिक उस लोड को वो ऑपरेट कर देते हैं। अगर ये एक पंखा है तो यहां से चार्जेस ऐसा जाते हैं और जाकर इस पंखे को ऐसा घुमा देते हैं, और इस पंखे को घुमाने के बाद वो ऐसा आगे निकल जाते हैं और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अगर ये एक सेल या बैटरी है तो हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं,
हम जिस दुनिया में रहते हैं वो है सेल का आउटर वर्ल्ड। हम सेल के अंदर नहीं रहते हैं, हमारा वर्ल्ड यहां से लेकर के ये पूरा हमारा वर्ल्ड है। तो आउटर वर्ल्ड ऑफ द सेल जो होता है यही हम लोग रहते हैं। सेल का जो इनर वर्ल्ड है, सेल के जो अंदर की दुनिया है, उसमें हम लोग नहीं रहते हैं, हम सेल के बाहर की दुनिया में रहते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। अब ये जो बैटरी होती है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती है। इसमें एक बात बड़ी मेन है कि सेल में अगर सेल चार्जेस को सर्किट में मूव करने के लिए एनर्जी देती है तो सेल के अंदर ऐसी क्या चीज है जो एनर्जी देती है? क्या ये इलेक्ट्रोलाइट सेल चार्जेस को एनर्जी देता है या ये पॉजिटिव प्लेट जो है ये चार्जेस को एनर्जी देती है या ये नेगेटिव प्लेट है ये चार्जेस को एनर्जी देती है? सो लेट मी टेल यू कि जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होता है वही चार्जेस को सर्किट में मूव करने के लिए ऊर्जा देता है। तो आप चाहें तो इसको आप यहां पर बढ़िया एक नोट बना के लिख सकते हैं कि सेल का घोल, जिसे आप विद्युत अपघट्य भी कहते हैं, सेल का घोल विद्युत अपघट्य ही आवेशों को गति करने के लिए आवेशों को परिपथ में गति करने के लिए ऊर्जा देता है। तो ये एक फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि सेल चार्जेस को मूव करने के लिए एनर्जी देता है। तो सेल में कौन सी ऐसी चीज है जो एनर्जी देती है? क्या वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव प्लेट होती है, या ये सेल के भीतर जो घोल पड़ा होता है जिसे आप इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं वो चार्जेस को मूव करने के लिए एनर्जी देती है? सो आंसर कि सेल का जो घोल होता है जिसे हम विद्युत अपघट्य बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, वही आवेशों को परिपथ में गति करने के लिए ऊर्जा देता है। और जब आवेश मूव करता है उससे करंट बनती है, इलेक्ट्रिक करंट बन जाती है। अब यहां पर जो मैंने फिगर बनाया हुआ है ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सोर्स है, और ये बिल्कुल बेटा वैसे ही आप समझ सकते हैं जैसा हमारी साइकिल की चैन में होता है। साइकिल की चैन में एक ऐसी जगह है जहां से हम जो ये साइकिल की लिंक्स मैंने बना के रखी हैं, कड़ियां आपने देखी होंगी साइकिल की चैन में, तो ये सब कड़ियां मैंने बनाई। ये वो जगह है जहां से हम उन कड़ियों को एनर्जी देते हैं, लिंक्स को एनर्जी देते हैं। देखिए, हम से जो साइकिल होती है उसमें हम लिंक्स को बनाते नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं करते हम लिंक्स को, हम सिर्फ अपनी एनर्जी खर्च करते हैं, वर्क करते हैं, पैडलिंग करते हैं, और पैडलिंग करके अपनी एनर्जी हम लिंक्स को दे देते हैं। लिंक्स को एनर्जी मिलती है, वो ऐसे चलती है और साइकिल पे लगे दोनों साइड्स के पहियों को मूव कराने में वो एनर्जी खर्च होती है। ऐसा यहां पर भी है। अब हमको ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस समझना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक टर्मिनल यहां पर है, एक टर्मिनल यहां पर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। यहां से जो भी चार्ज, अब इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर चलेंगे? अगर मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं जो कि अभी इस समय यहां पर है, बिल्कुल नेगेटिव टर्मिनल पर ही खड़ा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो यह किस तरफ मूव करेगा? क्या ये ऐसा चल के ऐसे आएगा या ये ऐसे चलेगा? क्या ये लेफ्ट साइड में ऐसा चलेगा या ये राइट साइड में ऐसा चलेगा? तो आंसर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर पॉजिटिव टर्मिनल पर एंटर करता है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा राइट साइड में चलेगा और यहां पर आकर सेल में एंटर कर जाएगा।
अब जब ये चलेगा तो सेल इसको एनर्जी देगा। सेल एनर्जी देगा मींस जो भी सेल का घोल है, विद्युत अवघट्य है, वो एनर्जी देगा, लेकिन हम नॉर्मली बोलेंगे कि सेल एनर्जी देता है उसको। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसा चलेगा, सेल ने इसको एनर्जी दी और ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे चला, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, इस लोड को चलाने में इसके पास जितनी भी एनर्जी थी उसमें से उसने जितनी भी एनर्जी की जरूरत थी वो एनर्जी इस लोड में खर्च कर दी, खर्च करके बाहर निकल आया और फिर से वो जाके एंटर कर गया। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा एनर्जी कैसे खर्च करता है। यहां से चलना स्टार्ट किया इसने, एनर्जी खर्च हो रही है 1 जूल। 1 कूलॉम का चार्ज है, याद रखिएगा 1 कूलॉम का चार्ज है 1 कूलॉम। 1 कूलॉम का चार्ज है, एनर्जी खर्च करना स्टार्ट किया 1 जूल, 2 जूल, 3, 4 ऐसे चलता जा रहा है, एनर्जी खर्च करता जा रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5 जूल, 6 जूल, 7 जूल, 8 जूल, 9 जूल, 10 जूल, 11 जूल, 12 जूल, 13 जूल और यहां पर आकर के 14 जूल। जब चार्ज यहां से चल के यहां तक आया तो कितनी एनर्जी खर्च हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहां तक पहुंच गया चार्ज। क्या उसका पूरा एक चक्कर कंप्लीट हुआ? कहां से चलना शुरू किया था? यहां से चलना शुरू किया, यहां तक आते आते उसकी 12 जूल एनर्जी खर्च हो चुकी है। लेकिन क्या चक्कर पूरा हो गया उसका? पूरे सर्किट में एक साइकिल कंप्लीट हुआ या अभी भी एक साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ? तो आंसर है कि अभी तो एक साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। उसको क्या करना पड़ेगा एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए? उसको अभी और चलना पड़ेगा। जब और चलेगा तो 13 जूल, 14 जूल और यहां पर आ गया। इस तरह से हमने देखा 1 कूलॉम का चार्ज है और पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में उसे 14 जूल एनर्जी लगती है। तो सेल को कितनी एनर्जी देनी पड़ी होगी उसे? आंसर है 14 जूल पर कूलॉम। 1 कूलॉम का चार्ज था ना, तो 1 कूलॉम के चार्ज को एनर्जी कितनी दी गई? 14 जूल। इसका मतलब जो सेल एनर्जी दे रहा है उसका किस हिसाब से वो एनर्जी दे रहा है? तो आंसर है पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में वो 1 कूलॉम के आवेश को 14 जूल एनर्जी देता है, 14 जूल एनर्जी देता है। मींस एनर्जी गिवन टू अ चार्ज इज 14 जूल पर कूलॉम। अब जूल पर कूलॉम तो वोल्ट होता है, जूल पर कूलॉम आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जूल प्रति कूलॉम को ही हम वोल्ट बोलते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहां से जो चार्ज ऐसे चला यहां तक आया तो 14 जूल पर कूलॉम एनर्जी खर्च हुई, यानी कि 14 वोल्ट एनर्जी खर्च हुई। आपको याद होगा वोल्टेज बेसिकली एनर्जी ही होती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि पूरा एक चक्कर करने में जो 14 वोल्ट एनर्जी खर्च हुई है, ये 14 वोल्ट ही सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। आप याद रखिएगा कि ये 14 वोल्ट ही सेल का क्या होगा? विद्युत वाहक बल होगा। अब एक दूसरी चीज समझिए, जब इलेक्ट्रॉन या 1 कूलॉम का चार्ज यहां से चला तो 1, 2 यहां से चलना स्टार्ट किया, ध्यान रखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहां तक आया। तो जो चार्ज था उसको यहां से चला और यहां तक आने में टोटल कितनी एनर्जी खर्च की? 12 जूल पर कूलॉम। 1 कूलॉम के चार्ज पर 12 जूल एनर्जी खर्च हुई उसकी, तो 12 जूल पर कूलॉम। अब जूल पर कूलॉम इज अगेन वोल्ट, तो एनर्जी खर्च हुई 12 वोल्ट। अब ये 14 वोल्ट भी हम बोलते हैं, 12 वोल्ट भी बोलते हैं, वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब है कि 14 वोल्ट भी पोटेंशियल डिफरेंस है और 12 वोल्ट भी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 14 वोल्ट है या 12 वोल्ट है? तो आंसर है कि अगर वैद्युत परिपथ में पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेंगे आप तो उस समय का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 14 वोल्ट है।
लेकिन अगर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाएंगे सेल के बाहर, सेल के अंदर तो नहीं गए ना, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाएंगे वो भी सेल के बाहर, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट है। तो ये जो 12 वोल्ट बेटा आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों? क्योंकि उस समय हम एक टर्मिनल से चलते हैं और दूसरे टर्मिनल तक ही तो आते हैं, पूरा एक चक्कर भी तो हम नहीं कंप्लीट करते ना। तो अगर हम टर्मिनल से चलकर केवल टर्मिनल तक आते हैं उस समय एक कूलॉम के चार्ज पर हमें जितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है उसे हम बोलते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर। लेकिन विद्युत वाहक बल क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ के एक कूलॉम के चार्ज को एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में जितनी एनर्जी खर्च होती है या जितनी एनर्जी सेल देता है उसे हम उस सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं। लेकिन दोनों में देखिए समानता कितनी है बेटा। समानता यह है कि दोनों ही जूल पर कूलॉम दोनों के ही यूनिट्स हैं, यानी कि दोनों की यूनिट्स वोल्ट हैं, दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क भी है। क्या फर्क है अभी मैंने बताया और मैं बार बार आपको बता दूं कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। किसी विद्युत परिपथ में एक कूलॉम के आवेश को पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में सेल जितनी ऊर्जा देता है या वो जितना वर्क करता है उसे हम उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। लेकिन टर्मिनल विभवांतर में क्या होता है कि सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, वो भी सेल के बाहर, सेल के अंदर नहीं, क्योंकि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक हम सेल के अंदर भी आ सकते थे लेकिन सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक एक कूलॉम के आवेश को ले जाने में सेल जितनी भी एनर्जी देता है, वो चार्ज जितना वर्क करता है, उसे हम उस सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर दोनों का डिफरेंस अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना। और एक चीज मैं बताऊं, जो विद्युत वाहक बल होता है यह किसी न किसी सेल का होता है, बैटरी का होता है। क्यों? क्योंकि विद्युत वाहक बल में पूरा एक चक्कर कंप्लीट करना पड़ता है, और जब पूरा एक चक्कर कंप्लीट करना पड़ता है तो यह काम बिना सेल के नहीं हो सकता। आप देखिए यहां से आपने चलना स्टार्ट किया, लेकिन क्या यहां तक आए तो जो एनर्जी खर्च हुई विद्युत वाहक बल है? नहीं, पूरा एक चक्कर तो करिए, तो हमको सेल के अंदर जाना पड़ा। तो बिना सेल के विद्युत वाहक बल नहीं होता, यानी कि विद्युत वाहक बल जो होता है वो सोर्स का ही होता है, सेल का ही होता है, बैटरी का ही होता है। लेकिन जो विभवांतर होता है, विभवांतर तो परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का हो सकता है, और ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो देखिए बेटा, अब तक हमने इस टाइप के कई वर्ड पढ़े। देखिए मैं क्लियर कर देता हूं आपको, एक विद्युत वाहक बल भी एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही। इससे पहले हमने एक नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था कि किसी विद्युत परिपथ में एक कूलॉम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना काम करना पड़ता है, जितना वर्क करना पड़ता है, उससे हम उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभव की भी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि अनंत से एक कूलॉम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसे हम उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये तीन चार नाम ना है ना, ये सब एक जैसे ही बिल्कुल आपको लगेंगे। विद्युत वाहक बल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, विभव, ये चार नाम है। चारों नामों को अलग अलग क्लियरली आप अपने मन में समझ लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन मत हो। ठीक है, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो विद्युत वाहक बल है, अभी मैंने एक बात की परिभाषा मैंने जब बताई तो परिभाषा में बताया कि एक कूलॉम के चार्ज को किसी विद्युत परिपथ में पूरा एक चक्कर करने में जितनी एनर्जी सेल देता है उस ऊर्जा को ही हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। अब
आप सभी स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन यहां पर हो सकता है, आपके माइंड में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्या है वो प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम ये है कि हम नाम इसका क्या रखा हुआ है, हमने नाम रखा है विद्युत वाहक बल। तो इसके नाम में आता क्या है? नाम में आता है बल, लेकिन जब हम डेफिनेशन बताते हैं तो हम कहते हैं कि यह है ऊर्जा। तो ये एक कंफ्यूजन आप सभी स्टूडेंट्स को हो सकता है कि जब इसका नाम रखा जाता है तो हम बोलते हैं विद्युत वाहक, उसके नाम में बल आता है, लेकिन डेफिनेशन बताते वक्त हम बोलते हैं कि सेल जितनी ऊर्जा देता है या वो जितना वर्क करता है उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो एक्चुअली ये बल है या ये एनर्जी है या ये ऊर्जा है? तो मैं आपको बताऊं, एक्चुअली जो विद्युत वाहक बल होता है ये एक प्रकार की एनर्जी है। अब आप सोचेंगे तो फिर इसके नाम में बल क्यों लगाया गया? तो बेटा बहुत सिंपल सी चीज है, बल लगाने के लिए भी तो हमको किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है ना। एनर्जी के बगैर किसी चीज पर फोर्स लगाना तो पॉसिबल नहीं है ना। जैसे मैं आपको ही बोलूं कि एक गाड़ी है, उसको धक्का दीजिए, उसको पुश करिए, फोर्स लगाकर उस पर वर्क करिए, फोर्स लगाइए उस कार पर आप, तो आप क्या करेंगे बताइए? आपके पास एनर्जी होगी तो फोर्स लगाएंगे ना। सिमिलरली यहां पर नाम हमने रखा है फोर्स, बट बेसिकली इट इज एनर्जी। तो आप नाम पे मत जाइए, दिस इज अ मिसनॉमर। मिसनॉमर वो चीजें होती हैं जो नाम से कुछ और दिखती हैं, लेकिन उनका जो फंक्शन होता है, उनका जो वर्क होता है वो कुछ और होता है। तो विद्युत वाहक बल एक प्रकार की ऊर्जा है, नाम में बल लगा हुआ है, तो आप ये मत सोचिए कि एक प्रकार का बल है। ठीक है, तो अब मैं इसकी परिभाषा को नोट कर लेता हूं। तो मैंने ऑलरेडी यहां पर डेफिनेशन दोनों की लिख रखी है, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, एक कूलॉम के आवेश को किसी विद्युत परिपथ में पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए सेल जितनी एनर्जी देता है या चार्ज अपनी जितनी एनर्जी खर्च करता है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं उस सेल का विद्युत वाहक बल। लेकिन टर्मिनल विभवांतर किसको बोलते हैं? तो एक कूलॉम के आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में जितना वर्क करना पड़ता है या सेल उसको जितनी एनर्जी देता है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर, क्योंकि उसमें सिर्फ टर्मिनल से टर्मिनल जाते हैं। बट याद रहे कि टर्मिनल विभवांतर में सेल के अंदर नहीं चलना है, बाहर रहना है सर्किट में। वही डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई है। सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम EMF से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसी विद्युत परिपथ में एक कूलॉम के आवेश को एक चक्कर पूरा करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, आपने देखा एक चक्कर पूरा करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, जितनी एनर्जी सेल देता है अथवा उस आवेश द्वारा किया गया कार्य या वो चार्ज जितना वर्क करेगा, उस विद्युत परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखें, ये एक सिंबल हमने बनाया है इसके लिए। हम कहे तो इसको E ही सकते हैं, लेकिन हम इसको सिंबल ऐसा बनाते हैं, एप्टा। ऐसा सिंबल क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम बिल्कुल जो एग्जैक्ट हमारा E है, दैट E आई हैव रिजर्व्ड इट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। उस कैपिटल E को ना हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए रिजर्व करके रखा है। हम उससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करते आए हैं। तो अगर आज भी हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए वही E बनाते हैं तो थोड़ा सा सब बच्चों को फिर से कंफ्यूजन होगा, इसलिए हमने थोड़ा सा चिन्ह में बदलाव कर दिया। कहने को आप E इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इस E का फॉर्मूला क्या होगा? इस E का फॉर्मूला होगा विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल वर्क डन अपॉन चार्ज, जूल पर कूलॉम आपका है ना ये, तो वर्क डन टू कंप्लीट अ साइकिल, वर्क डन फॉर कंप्लीट साइकिल
याद रखें, ये वो वर्क डन है जो पूरी साइकिल को कंप्लीट, पूरा एक चक्कर लगाने में चार्ज के द्वारा किया जाएगा। अपॉन चार्ज मींस जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। बट यू हैव टू रिमेंबर दैट ये वर्क डन कौन सा वर्क डन है? कंप्लीट अ साइकिल, दिस इज अ वर्क डन बाय द चार्ज टू कंप्लीट अ साइकिल। पूरा एक चक्कर करने में जितना वर्क करना पड़ता है वो वाला वर्क मुझे विद्युत वाहक बल के फॉर्मूले में लेना है। टर्मिनल सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? हाँ, एक चीज और मैं इससे पहले बता दूं, इसका यूनिट क्या रहेगा? यूनिट जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो इसका यूनिट रहेगा जूल पर कूलम, या इसी को हम बोलेंगे वोल्ट। ठीक है, सेल के टर्मिनल विभवांतर पर आइए। किसी विद्युत परिपथ में एक कूलम के आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने के बेटा हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो हम इस टर्मिनल से स्टार्ट करते और अंदर ही अंदर आके इस टर्मिनल तक आ जाते, और एक दूसरा रास्ता है कि यहां से ऐसा बाहर से आते और तब दूसरे टर्मिनल पर आते। तो यहां पर कौन सा रास्ता अपनाना है आपको? बाह्य परिपथ में, अंदर नहीं। बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, उसके लिए, उस काम के लिए सेल जितनी एनर्जी देता है अथवा उस आवेश द्वारा किया गया कार्य उस परिपथ में लगे सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इसे हम कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। टर्मिनल विभवांतर का फॉर्मूला क्या होगा? टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर का फॉर्मूला भी W अपॉन Q होगा, लेकिन इसमें कौन सा W लेंगे? इसमें W लेंगे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, और वो भी एक्सटर्नल सर्किट में। तो याद रखें इसका भी फॉर्मूला W अपॉन Q है, टर्मिनल विभवांतर का फॉर्मूला भी W अपॉन Q ही है बेटा। इसमें भी W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज, और इसमें भी वर्क डन अपॉन चार्ज। बट दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, आप सभी बच्चे याद रखें। इसमें हम वर्क डन लेते हैं पूरे चक्कर को कंप्लीट करने में जितना काम करना पड़ेगा, और इसमें केवल एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, वो भी एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज को जाने में जितना वर्क करना पड़ता है केवल वो वाला वर्क हम लेते हैं अपॉन चार्ज। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट भी बेटा होगा जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, या इसे ही हम बोलते हैं वोल्ट। तो दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम है, डिफरेंस केवल इस W में है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर की अब हम बात कर चुके हैं। अब हम एक चीज इसमें और देखना चाहते हैं, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो लेट्स सी रिलेशन बिटवीन E एंड V। किसी सेल का EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हम लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर मैं एक सर्किट बनाऊंगा छोटा सा। उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। सेल में, कोई भी सेल है, क्योंकि सेल को अब आप पढ़ चुके हैं, सेल में दो चीजें होती हैं। सेल में दो काम होते हैं, आप ये कह सकते हैं। पहला काम तो ये कि सेल चार्जेस को एनर्जी देता है, तो उसमें एनर्जी का एक सोर्स होता है। दूसरी चीज, सेल में इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है, आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। तो जब उसमें से होकर आयन से चलते हैं तो वो उनको रेसिस्ट भी करता है, अवरोध भी लगाता है। तो सेल में दो काम होते हैं, एक एनर्जी देने का काम
और एक ऑयंस के रास्ते पर अवरोध उत्पन्न करने का काम। ये जो मैंने बनाया हुआ है सेल में, जहां पर एक बड़ी लाइन बनी हुई है, एक छोटी लाइन बनी है, तो ये हमने बनाया एनर्जी का सोर्स, ठीक है। और उस एनर्जी के सोर्स का अपना एक ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है। अच्छा, और इसी सेल में जैसे कि मैंने दूसरा बताया, दूसरा काम क्या होता है, एक तो एनर्जी का सोर्स मैंने बना लिया, दूसरा काम इसमें होता है कि जब ऑयंस इसमें से चलते हैं तो ये उन पर एक प्रतिरोध लगाता है, जिसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो वो आंतरिक प्रतिरोध भी हम बना लेते हैं। ये हमने आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r भी बना लिया, ठीक है। अब क्योंकि एनर्जी देने का काम और प्रतिरोध लगाने का काम, दोनों काम तो किसके हैं, सेल के ही है। सेल के अंदर ही तो दोनों चीजें होती हैं। इसलिए क्योंकि ये दो चीजें सेल की हैं, ये दर्शाने के लिए मैं इन दोनों चीजों को ऐसे एक डॉटेड बॉक्स में बंद कर देता हूं, क्योंकि ये दोनों काम होते तो सेल के अंदर ही है ना। तो ये पूरे को मैं ऐसा एक बॉक्स से बंद कर देता हूं, इसे यहां पे। और अब सेल के, क्योंकि ये तो सेल के अंदर हो गए, ये हमको दिखते नहीं है दोनों। सेल के अंदर की चीज तो आपको नहीं दिखेगी ना। आपको जो दिखेगा तो क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि सेल में एक टर्मिनल यहां पर है, सेल का एक टर्मिनल यहां पर है। ये है सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और ये है सेल का नेगेटिव टर्मिनल। आपको केवल ये दो टर्मिनल्स बाहर से दिखते हैं आउटर वर्ल्ड में, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो आगे से आप सभी बच्चे याद रखेंगे, सेल का जो भी हम फिगर बनाएंगे, जब भी डायग्राम हम बनाएंगे, ऐसा डायग्राम हम बनाएंगे, उसमें एक एनर्जी का सोर्स होगा, एक इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, और उसको हम ऐसा एक बॉक्स से बंद कर दिया करेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप और आगे पढ़ते चले जाएंगे, तो उसके बाद हम ये भी बनाना बंद कर देंगे। हम सिंपली बस ऐसे बना दिया करेंगे। बस ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स है और ये है इंटरनल रेसिस्टेंस। अभी फिलहाल क्योंकि दोनों काम सेल में ही होते हैं, मैंने एक ही बॉक्स के अंदर इनको बंद कर दिया हुआ है, और ये आपका सेल होगा। तो आगे से आप अपने सेल को, बैटरी को ऐसा ही बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में हम एक छोटा सा सर्किट कनेक्ट कर देते हैं। यहां पर मैं एक स्विच लगा देता हूं ताकि हम करंट को ऑन ऑफ कर सकें। ये हमने एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिया कैपिटल R, और उसके बाद यहां पर आकर के इसको कनेक्ट कर दिया। अब आप तो सब जानते ही हैं, अगर आपको सर्किट में कितनी करंट है ये मेजर करना है तो आप अमीटर लगा सकते हैं। रेसिस्टेंस के दोनों सिरों के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये मेजर करना है तो आप उसके दोनों सिरों के बीच वोल्ट मीटर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने की लगा दी। इसमें जो करंट फ्लो होगी वो कैसे फ्लो होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के बाहर, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, ऐसा, और नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर कर जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि मुझे E और V का रिलेशन पता लगाना है, अब हम देखते हैं और रिलेशन पता लगाते हैं। सबसे पहले मैं ये पता लगाना चाहता हूं दैट व्हाट इज द नेट रेसिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। नेट रेसिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है। देखिए ये बहुत सिंपल है बेटा, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। मुझे इस पूरे सर्किट में दो रेसिस्टेंसेस दिख रहे हैं, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दिख रहा है और दूसरा हमको दिख रहा है इंटरनल रेसिस्टेंस। अब चेक पहले ये कर ले कि क्या ये पैरेलल में है या ये सीरीज में है। इसके लिए मैं करंट के साथ साथ चलता हूं,
करंट यहां से ऐसे चली, पहले हमने इस रेसिस्टेंस को करंट को पार करना पड़ा, करंट यहां पर आई, यहां पर, और फिर इस रेसिस्टेंस को पार करना पड़ा। क्या आप इस रेसिस्टेंस या इस रेसिस्टेंस में किसी एक रेसिस्टेंस को बिना पार किए पूरा एक चक्कर लगा सकते हैं? आंसर इज नो। आप पूरा एक चक्कर लगाने के लिए आपको दोनों रेसिस्टेंसेस को पार करना ही पड़ेगा, और जब दोनों में से गुजरना पड़ता है तो ये वाला कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सो इन दिस फिगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर एंड इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर, they are in series, and in series what will be the net resistance? The net resistance will be capital R plus a small r. So please remember that the equivalent resistance of this circuit will be capital R plus a small r. Net resistance, या मैं इसकी जगह यूज कर लेता हूं equivalent resistance, ठीक है। अब सर्किट में फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी? टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट आई। आप ध्यान रखें, किसी भी सर्किट में टोटल करंट का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ईएमएफ ऑफ द सर्किट अपॉन ईएमएफ, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं विद्युत वाहक बल, अपॉन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। टोटल करंट के फॉर्मूले में आप हमेशा याद रख लीजिए कुल विद्युत वाहक बल बटे तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध, यह फॉर्मूला करंट का होगा। अब ईएमएफ हमने सेल का कितना माना है? ई। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अभी अभी हमने फाइंड किया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, यह फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको किसी भी सर्किट में करंट फाइंड करने के लिए यह फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, नाउ वी मूव टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसे आप V से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है? अभी आपने पढ़ा था, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाइए, बस उसमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट विल बी द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान से सभी लोग देखें, हम इस टर्मिनल से चलना स्टार्ट किए, यहां से चले, ऐसे चलना शुरू किए, हमें एक प्रतिरोध मिला कैपिटल R, करंट फ्लो हो रही है I, इस टर्मिनल से चलना शुरू किया, करंट I है, रेसिस्टेंस R मिला और यहां तक आ गए। तो मुझे एक टर्मिनल से जब हमने स्टार्ट किया और दूसरे टर्मिनल तक जब बाहर गए तो करंट कितनी थी सर्किट में? I। रेसिस्टेंस मुझे कितना मिला? कैपिटल R। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू आर, V इज इक्वल टू I इंटू आर। अब बाहर जब गए तो करंट कितनी है? I। रेसिस्टेंस हमको कितना मिला? कैपिटल R। इसलिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? I इंटू कैपिटल R। एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जब आप गए तो करंट फ्लो हो रही है सर्किट में I, रेसिस्टेंस आपको मिला कैपिटल R, तो विभवांतर कितना होगा इन दो बिंदुओं के बीच का? विभवांतर के लिए तो हम फॉर्मूला लगाते हैं I इंटू आर, करंट इंटू रेसिस्टेंस। तो यहां से यहां तक आने में करंट है I, रेसिस्टेंस मिला कैपिटल R, तो इस बिंदु से उस बिंदु तक के बीच का विभवांतर V इज इक्वल टू I इंटू आर। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, हम V से रिप्रेजेंट करते, ठीक है। अच्छा, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 ये है आपकी I इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। इसमें हम इसके नीचे एक मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो E को 1 से करेंगे तो E इज इक्वल टू I को कैपिटल R से करेंगे मल्टीप्लीकेशन, I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। अब आप ध्यान से देखें, I इंटू कैपिटल R इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सो इन प्लेस ऑफ I इंटू कैपिटल R वी कैन राइट कैपिटल V प्लस स्मॉल I इंटू स्मॉल r। अब एक चीज ध्यान से देखिए, किसी भी सेल का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम वोल्टमीटर लेके जाते हैं और उसके दोनों टर्मिनल्स में ही तो कनेक्ट कर देते हैं। क्या आप वो वोल्टमीटर सेल के अंदर कहीं लगा पाते हो जाकर के? जैसे आपकी ये एक बैटरी है, आप अपनी किसी भी बैटरी को इमेजिन करिए, तो अगर इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेजर करना है तो हम जो कनेक्टर्स होंगे, जो कंडक्टर्स होंगे लगाएंगे तो उनके टर्मिनल्स पे ही। क्या आप सेल के अंदर जाके कहीं पर अपने कंडक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं? अंदर तो जाके कनेक्ट नहीं कर सकते ना, हम दोनों टर्मिनल्स में ही लगा सकते हैं केवल। और अगर हम दोनों टर्मिनल्स में ही वोल्टमीटर को लगा सकते हैं, इसका मतलब है कि हम सिर्फ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर कर सकते हैं। तो किसी भी सेल का हम सिर्फ टर्मिनल विभवांतर ही नाप सकते हैं, हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसका डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। आपको समझ में आ रहा है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो भी आपकी बैटरी होगी उसके जो दो टर्मिनल होंगे, आप अगर उसका मेजर करना चाहोगे पोटेंशियल डिफरेंस तो लगाओगे तो आप टर्मिनल में ही, उसके अंदर सेल के अंदर जाकर तो कहीं कनेक्ट नहीं कर सकते ना आप। तो अगर हम वोल्टमीटर को दोनों टर्मिनल्स में ही लगाएंगे, इसका मतलब हम केवल टर्मिनल विभवांतर ही नाप पाते हैं, हम ईएमएफ नहीं नाप पाते उसका। इसलिए यहां से भी हम टर्मिनल विभवांतर का ही मान निकालना चाहते हैं। तो टर्मिनल विभवांतर की वैल्यू क्या होगी, इसको इधर लेते आइए, तो ये फॉर्मूला बनेगा E माइनस आई इंटू आर। ये हमारा V इज इक्वल टू E माइनस आई आर बन गया। दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर ये V क्या है, V इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल विभवांतर, E क्या चीज है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, I करंट है, और ये R क्या चीज है, इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस है ये स्मॉल r। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बना विच इज द रिलेशनशिप बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपके एग्जामिनेशन में ये रिलेशन, ये डेरिवेशन पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और उसके साथ करंट का भी फॉर्मूला याद रखें कि किसी भी परिपथ में बहने वाली कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे तुल्य प्रतिरोध, यह भी एक फॉर्मूला होता है। तो ये रिलेशन E और V के बीच में हमने बना ली है। इसके आगे भी मुझे इस रिलेशन से रिलेटेड, इस रिलेशन से जुड़ी कुछ कंडीशंस पढ़नी है, सो दैट स्पेशल कंडीशन वी विल स्टडी एट द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो आज हम लोग अपनी क्लास में इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत सारी बढ़िया चीजें पढ़ाई करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।